हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बरखा। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने आपको बिजनेस लॉ में सिलेबस का डिस्कशन किया था, जो कि आपका बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसका पेपर कोड है BBA N 105। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको 2 यूनिट का ब्रीफ इंट्रो दिया था। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस लॉ में आपकी टोटल 5 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ 2 यूनिट का डिस्कस किया था। ठीक है, तो आगे आज के वीडियो में मैं आपको बाकी की जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं 3 यूनिट्स उनका डिस्कशन करूँगी। ठीक है, तो फर्स्टली अभी हम ने पिछली बार डिस्कशन देखा था फर्स्ट और सेकंड यूनिट का। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी यूनिट थर्ड का, जो कि है आपकी थर्ड यूनिट में क्या है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, ये आपका टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद में आपका टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930। ठीक है, फिर सेल क्या होती है, सेल के बारे में बताना है। सेल क्या होती है, सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका फीचर्स, फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट का, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं आपके सेल कॉन्ट्रैक्ट में, गुड्स जो माल होता है, प्राइस यानी कि दाम, मूल्य, कंडीशन यानी कि कोई कंडीशन रख देते हैं ना, ये कंडीशन फुलफिल कर पाए तो ये होगी कंडीशन अप्लाई, एक तरीके से शर्त जिसको बोलते हैं कंडीशन, एंड वारंटी जो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में एक जिक्र किया था वारंटी गारंटी का। तो वारंटी, ओनरशिप ऑफ गुड्स की ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी राइट, अनपेड सेलर और ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल का मतलब नीलामी जो होती है। ठीक है, फिर यूनिट फोर्थ में क्या है, यूनिट फोर्थ में है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कितना होता है 1932। ठीक है, उसका डेफिनेशन जैसे कि मैं एक नॉर्मली बताती हूँ पार्टनरशिप क्या होती है। व्हेन 2 और more persons united to achieve a common objectives is known as partnership। पार्टनरशिप क्या है, जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, एक ग्रुप फॉर्मेट करते हैं, किसके रिगार्डिंग, किसी कॉमन एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप। वो म्यूचुअली एक साथ आते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो ये किसके अंडर आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किसके अंडर आता है 1932। ठीक है, यूनिट फोर्थ में क्या है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसका डेफिनेशन करेंगे आप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का क्या नेचर होता है। फिर पार्टनरशिप डीड, ये एक डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे पार्टनर्स के नाम, उनका सिग्नेचर, सब कुछ मेंशन होता है। जब टॉपिक आएगा तब मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब अभी तो मैं जस्ट आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। पार्टनरशिप डीड आएगा। फिर म्यूचुअल एंड थर्ड पार्टीज। ठीक है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का क्या क्या रिलेशंस होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी थर्ड और फोर्थ यूनिट। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 पर। यूनिट नंबर 5 क्या कहती है हमारी, यूनिट नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे आप, डेफिनेशन, फीचर्स, टाइप्स, रिकॉग्निशन और एंडोर्समेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या अब आपको बताती हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। वो तो जब यूनिट आएगी तब तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक्चुअल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, डिलीवरी के द्वारा ट्रांसफरेबल। जो वर्ड है इंस्ट्रूमेंट, उसका मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके पास बाय विच अ राइट इज़ क्रिएटेड, जिसके थ्रू एक राइट क्रिएट होता है, किसके फेवर में, किसी पर्सन के फेवर में। तो जो टर्म है आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लिटरली इसका मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी होता है। इसमें आपके
3 काइंड्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपके नोट्स हो गए, बिल्स हो गए और आपके चेक हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये यूनिट 5 तक का ओवरव्यू दिया मैंने, यूनिट 5 तक आपको बता दिया। अब हम आते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 का जो टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट हम यूनिट 1 के टॉपिक पे आते हैं, जो कि है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि क्या कंसेप्ट होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है इज़ एन एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस। ये क्या है? एक एक्सचेंज है प्रोमिसेस का बाय 2 और मोर पर्सनस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या? एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान ऑफ प्रोमिसेस का, ठीक है, बाय 2 और मोर पर्सन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस फुल स्टॉप, इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पर्सन, ठीक है। ये इनिशिएट होता है किसी एक पार्टी के द्वारा, जिसमें हम ऑफर करते हैं समथिंग टू अनदर पार्टी को, ठीक है। जब दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है फुली अपने म्यूचुअल वे में, यानी कि बिना किसी दबाव में आकर, तो उस कंडीशन में मतलब जब वो उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है तब तो वो बनता है एग्रीमेंट, ठीक है। तो जब ये एग्रीमेंट फुलफ़िल करता है सारी कंडीशंस जो होती हैं आपकी इसकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस बाय 2 और मोर पर्सन, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि जो आपकी डेफिनेशन है वो आती है आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में, और इसका सब सेक्शन क्या है आपका? H, जो ब्रैकेट में मेंशन है वो है आपका सब सेक्शन, यानी कि H। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो क्या बोलता है? एक एग्रीमेंट क्या है? वो इन्फोर्सेबल बाय होता है लॉ के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा इन्फोर्सेबल है? लॉ के द्वारा, यानी कि आपके कानून के द्वारा। इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है? जब A+E, इसका छोटा सा इसको मैंने फॉर्मूला बेस में लिख दिया है, इसको समझने में आपको आसानी होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू A+E, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बराबर A+E। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? हियर A इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ए का क्या मतलब होता है आपका? एग्रीमेंट, यानी कि जो प्रस्ताव रखा था ना, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई ऑफर कर रही है कुछ भी समथिंग, और जिसमें अदर पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, तब ये क्या बन जाता है आपका? एग्रीमेंट। उसको क्या बोलेंगे हम? एग्रीमेंट। और ई से क्या हो गया आपके? जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। तो सिंपल वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सचेंज, ये एक एक्सचेंज है बिटवीन 2 और मोर पर्सनस, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके एक कोई प्रॉमिस मेड बाय पर्सन हो गया, रिस्पॉन्सिबल प्रॉमिस को मेड बाय अदर पर्सन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये सब जो मैंने बताया ये हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं, जैसे अभी तो इसने कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू A+E हुआ। एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई पहली पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ ऑफ़र करे, दूसरी पार्टी उसको रिसीव कर ले, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले, तो एग्रीमेंट बनता है। अब आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स से। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आ गया आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में आ गया आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जहाँ पर दो पार्टी जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, जिस शुड हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंड, बताया था ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंड होंगे रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर किसी कॉन्ट्रैक्ट के। तो देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर, तो इस कंडीशन में क्या होगा? एक लॉफुल ऑफर होगा और लॉफुल एक्सेप्टेंस होगा, मतलब दोनों म्यूचुअल हैं किसी भी एक चीज किसी बात के रिगार्डिंग, तो म्यूचुअली लॉफुल एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑफर। तो इसके रिजल्ट में एक एग्रीमेंट, द पार्टीज मस्ट हैव अग्रीड टू द सब्जेक्ट मैटर इन द
सेम सेंस, ठीक है। फिर सेकंड आता है, ये चल रहे हैं हमारे इसके एसेंशियल एलिमेंट्स, जो बताया था ना, एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट्स। तो सेकंड आता है आपका लॉफुल कंसिडरेशन, वो क्या बोलता है। सेकंड आता है आपका लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन जैसे मैंने कल आपको बताया था, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। तो इन एवरी लीगल कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न, मतलब कोई भी जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ समथिंग इन रिटर्न में होगा। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट में, जो है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये थर्ड पॉइंट है, यानी कि इट इज़ द ऑब्जेक्ट इन द एग्रीमेंट इज़ अनलॉफुल, द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो उद्देश्य है वो अनलॉफुल हो जाएगा तो एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा आपका, वॉइड यानी कि व्यर्थ। फिर कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सहमति होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। तो ऑल द पार्टी, जितनी भी पार्टीज़ हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सब्जेक्ट मैटर। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वो सेम सेंस में अग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग एग्रीमेंट के, इन द सेम सेंस। तो सेक्शन 14 कहता है इफ़ द एग्रीमेंट इज़ इंड्यूस्ड बाय कोर्शन, मतलब अगर जो कोई भी एग्रीमेंट है वो किसी धमकी के द्वारा फोर्सफुली फ्रॉड तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन के साथ या मिस्टेकन सेड टू बी है, तो वो क्या हुआ, वो नो फ्री कॉन्सेंट। मतलब आप एक बात बताइए, अगर आपसे किसी बात के लिए मैं हामी भरवाऊँ जोर ज़बरदस्ती करके, तो आप ऊपर से बोल दोगे लेकिन अंदर से मन नहीं होगा। तो इसी कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो फोर्सफुली कॉन्सेंट के थ्रू होगा, यानी कि नो फ्री कॉन्सेंट, कोई फ्रीली कॉन्सेंट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है, यानी व्यर्थनीय हो जाता है, और कांट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, और लॉ के द्वारा लागू करने योग्य नहीं होता है। फिर फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट से सर्टेनिटी, मतलब एक इसमें निश्चितता होनी चाहिए। एवरी एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन, जो कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो निश्चित होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट इज़ नॉट सर्टेन, अगर एग्रीमेंट सर्टेन नहीं है और इन केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका वॉइड हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन बताए कॉन्ट्रैक्ट के और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।